अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप को और वहाँ सर्च कीजिए स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? बताना है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ्रांस? ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक, ब्लू बुक या येलो बुक? जल्दी से बताइएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। यानी फ्रांस सरकार का जो सरकारी दस्तावेज है उसका नाम क्या है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी येलो बुक, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? येलो बुक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये जो ग्रीन बुक देख रहे हो, ग्रीन बुक, तो ये बच्चों याद रखना है इटली एवं ईरान की सरकारी दस्तावेज का नाम है। ये जो है ना इटली, इटली एवं ईरान, है ना, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का नाम है। ठीक है, ईरान एवं इटली की सरकारी दस्तावेज का नाम है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑरेंज बुक। ठीक है, तो ये ऑरेंज बुक जो देख रहे हैं आप लोग, ये नीदरलैंड सरकार की सरकारी दस्तावेज का नाम है, यानी नीदरलैंड बोल सकते हो। ठीक है, नीदरलैंड सरकार की सरकारी दस्तावेज का नाम है। ब्लू बुक की बात करें तो ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज का नाम है, ये है ना, ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज का नाम है, याद रखना है। यानी ये जो ब्लू बुक है ये ब्रिटिश सरकार की सरकारी बुक का नाम है। ठीक है, चलिए चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अपने देश की बात करूँ, यानी अगर हम लोग अपने देश की बात करें, यानी भारत के सरकारी दस्तावेजों का क्या नाम है? भारत सरकार के सरकारी दस्तावेजों का नाम क्या है बताइए? तो भारत सरकार के सरकारी दस्तावेजों का नाम क्या है? भारत सरकार के सरकारी दस्तावेजों का नाम क्या है? तो ये है बच्चों, याद रखना है, श्वेत पत्र, यानी श्वेत बुक बोल सकते हो, श्वेत पत्र या श्वेत बुक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? बच्चों कोविड-19 यानी कोरोना के बचाव के लिए जो सबसे सुरक्षित मास्क है वो कौन सा है? N95, M21, N94, N36? जल्दी से बताइएगा आप सभी बच्चे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए N95, देन आपका आंसर सही है। तो कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क जो है N95 को माना गया है, जैसे कि आप लोग फिगर में इसका इमेज भी देख सकते हैं, यही है N95 मास्क। अब देखिए बच्चों, बात आई है कोविड-19 की यानी कोरोना की, है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? बच्चों कोरोना, है ना, देश में कोरोना का जो पहला केस है वो किस राज्य में मिला था? तो बच्चों क्या जवाब दीजिएगा बताइए? तो क्वेश्चन था बच्चों, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में, है ना। पहला मामला जो है भारत के किस राज्य में? तो ये आपको याद होना चाहिए, केरल में। पूछा जा सकता है, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जीके में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइएगा, अर्थशास्त्र के पिता के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अरस्तु,
एडम स्मिथ, चाणक्य या अमर्त्य सेन? जल्दी से बताइएगा, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? एडम स्मिथ जी को जानते हैं। और इनके द्वारा जो है एक पुस्तक भी लिखी गई थी बच्चों, वेल्थ ऑफ नेशन, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बच्चों कौन थे इस पुस्तक के रचयिता? एडम स्मिथ जी ही थे, ये आ चुका है। ठीक है, देखिए अब बात कर लेंगे चाणक्य की। तो अगर आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, यानी अर्थशास्त्र के जनक कहेगा तो एडम स्मिथ, और अगर बोलता है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता, तब क्या आंसर दीजिएगा? तब आपका आंसर जो है चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है कि भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अगर आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये अमर्त्य सेन जी को मिला था। कब मिला था ये भी याद रखना है, यानी अमर्त्य सेन जी को मिला था। कब मिला था बच्चों? तो 1998 में मिला था। ठीक है, 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अरस्तु की बात करें तो ये जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो ये अरस्तु जी को कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बच्चों अभी मैंने बताया था कौन है, चाणक्य यानी कौटिल्य है, एडम स्मिथ है, अमर्त्य सेन है या रैगनर फ्रिश है? बच्चों अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया था, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं यानी कौटिल्य हैं। इनके देखिए 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। अब देखिए बच्चों, बेसिकली इस पुस्तक में, यानी ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें जो है राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति से संबंधित जो है पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, राज्य अपहरण नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड डलहौजी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, यहाँ पे बात आई है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो पूछ लेता है कि भारत में रेल, डाक, ये सब की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेल हो गया बच्चों, है ना, भारत में रेलगाड़ी, डाक, है ना, ये सब की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, यानी इनको जो है बच्चों, इनको जो है भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, इनको भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मुंबई, केरल? जल्दी से बताना है विच इज़ द इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? बिल्कुल फास्ट, सबसे लंबे समुद्री तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है कि भारत में सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है बच्चों? कुल तटीय लंबाई की बात करें तो कितनी है? कुल तटीय लंबाई की यदि हम बात करें तो यह है
14 किलोमीटर है। ठीक है, अगर देखिए प्रश्न कुछ घुमाकर पूछ देता है इस प्रकार, यानी दक्षिण भारत, अगर सपोज कीजिए ऐसे पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य, देन क्या आंसर दीजिएगा, बताइए। प्रश्न अगर इस प्रकार पूछते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा ये, तो ये बच्चों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और इसकी लंबाई कितनी है, 970 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, गुजरात की बात आई थी ना यहाँ पे, सबसे लंबी समुद्री तट वाला भारतीय राज्य कौन है, गुजरात है। तो देखिए बच्चों, गुजरात में एक अभ्यारण्य है गिर, ठीक है, नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछ लेता है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य या गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, टीकाकरण से, विकास से, खेल से या आकाश से, जल्दी बताएंगे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी टीकाकरण, देन आपका आंसर सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है बच्चों कि भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, और उस मिशन का नाम क्या था, मिशन इंद्रधनुष। क्या मैं बताया, भारत सरकार के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, तो उन्होंने क्या किया था, सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए एक मिशन चलाया था, यानी मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई, 1955 में, 1954 में, 1956 में, 1957 में, जल्दी से बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान, जी हाँ दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बार्क, क्या होता है, BARC। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी होता है बच्चों, बी से क्या हो जाएगा, भाभा हो जाएगा, ए से एटॉमिक हो जाएगा, आर से रिसर्च हो जाएगा, सी से सेंटर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1954 ईस्वी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, हेडक्वार्टर, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, वहीं पे है ट्राम्बे, आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, बच्चों हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है कौन सी है, अस्त्र है, धनुष है, ब्रह्मोस है, अग्नि है, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है, तो वेरी गुड, वो है बच्चों अस्त्र। ठीक है, अस्त्र है। और अगर मैं आपसे पूछूं सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो अब क्या जवाब दीजिएगा, सतह से सतह, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, बताइए सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बच्चों धनुष हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, यानी ये तीनों हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल हो जाएंगी ये तीनों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बच्चों, चीनी यात्री जो था फाहियान, वो भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? सिकंदर महान, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ मित्रों, वेरी गुड। यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री जो है फाहियान भारत आया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों, पूछ लेता है कि सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। ठीक है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे मौर्य वंश के संस्थापक किनको कहा जाता है? मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, देन आपका आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बच्चों, अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु या नागदशक? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने मौर्य वंश पढ़ा है, मौर्य डायनेस्टी पढ़ा है, देन आपको ये मालूम होगा, है ना, कि यहाँ पे जो अशोक है वो किसका उत्तराधिकारी था बच्चों? तो वेरी गुड, तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक है, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। देखिए, बात आई है अशोक की, तो इन्होंने बच्चों एक स्तूप बनाया है, उसका नाम है सांची का स्तूप। तो एक प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ठीक है, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है किसने? महान सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था बच्चों, कलिंग का युद्ध। आप लोग को मालूम होगा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। तो पूछ लेता है कि कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? बच्चों, किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, आपको याद रखना है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में बच्चों नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी या चिकित्सा? जल्दी से बताना है, एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी अर्थशास्त्र, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, याद रखना है बच्चों, एस्थर डुफ्लो को, है ना, एस्थर डुफ्लो जो कि एक फ्रांस के लेखक थे। ठीक है बच्चों, याद रखना है, एस्थर डुफ्लो जो कि एक फ्रांस के थे, इनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए, काफ़ी बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था, यानी किसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को, रहमान राही को, जी शंकर कुरुप को या जयप्रकाश नारायण को? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ना बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विनोबा भावे। आपको याद रखना है, विनोबा भावे जी को जो है सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये भी याद रखना है, 1958 ईस्वी में। ठीक है, 1958 ईस्वी में सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? विनोबा भावे जी को किया गया था। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जो है ना फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी ये जो पुरस्कार देख रहे हैं आप लोग,
ये किसके द्वारा दिया जाता है, लिख लीजिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है। तो बच्चों एक देश है फिलीपींस, ठीक है, कौन सा देश है, फिलीपींस है। तो फिलीपींस सरकार के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसे जो है ना बच्चों, इसे इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे यानी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पूछा गया था वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। प्रश्न आया था वर्ष 2019 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। तो बच्चों ये मिला था रवीश कुमार जी को मिला था, पत्रकारिता के क्षेत्र में है ये, आप सभी जानते होंगे, एनडीटीवी पे आते हैं, है ना, रवीश कुमार जी, तो उनको मिला था, याद रखना है, यही पूछा गया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन सा होता है, वाइस एडमिरल, एडमिरल या विंग कमांडर, कैप्टन। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो कौन सा होता है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है एडमिरल, देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है नौसेना दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, बिल्कुल फास्ट बताइए। तो जी हाँ मित्रों, कब मनाया जाता है बताइए जी, 4 दिसंबर। हाँ, 4 दिसंबर जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। बताइए, हैजा रोग जो है ये तो आप सभी जानते हो कि ये जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये किस जीवाणु के कारण होता है, उस जीवाणु का नाम बताइए। टैपोनमा पैलिडम या विब्रियो कोलेरा या साल्मोनेला टाइफी या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे हैजा रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी विब्रियो कोलेरा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हैजा रोग है ये विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। और ये जो है ना बच्चों इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, यानी ये आंत को प्रभावित करता है। किसको, आंत को प्रभावित करता है। और इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, लगातार दस्त होगा, उल्टी होगा, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जीवाणु की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी बच्चों। हाँ जी, तो लुई वैन हॉक, किसके द्वारा, लुई वैन हॉक के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। अच्छा सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मैं एक प्रश्न और दे दूँ, जहाँ जैसे यहाँ पे हैजा था ना, अगर मैं आपको बोल दूँ टाइफाइड, अगर मान लीजिए इसी की जगह मैं टाइफाइड दे दूँ और पूछूँ आपसे टाइफाइड रोग जो है ये किस जीवाणु के कारण होता है, बताइए टाइफाइड जो रोग है ये किस जीवाणु के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है। तो बच्चों याद रखिएगा टाइफाइड जो है ये किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, याद रखिएगा टाइफाइड रोग जो है ये किस जीवाणु के कारण होगा, तो ये होगा साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों एक बात और जान लीजिए, जैसे हैजा जो है ये इंटेस्टाइन को यानी आंत को प्रभावित करता है ना, ठीक इसी प्रकार जो ये टाइफाइड है ना, टाइफाइड, तो ये भी जो है बच्चों आंत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला प्रश्न है, टाइफाइड जो है मानव शरीर के किस भाग में होता है, बताइए आंत, यकृत, फेफड़ा, श्वसन तंत्र, यानी इंटेस्टाइन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, या लंग्स हो जाएगा, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट बताएंगे। टाइफाइड जो है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यही पूछा है एक तरह से। तो अभी मैंने बताया था ये
आंत को प्रभावित करता है और यह एक जीवाणु जनित रोग है। यानी ये जो टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है और ये रोग जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। और इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वो क्या होगा बच्चों? फीवर का तेज हो जाना, है ना, यानी तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है ना, तो वो टाइफाइड के लक्षण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। कहाँ स्थित था? गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, बिहार राज्य में या पश्चिम राज्य में? जल्दी से बताइएगा, सभी को बताना है। देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था वल्लभी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये किस राज्य में था बच्चों? ये किस राज्य में था? यानी वल्लभी यूनिवर्सिटी जो कि उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था, ये किस राज्य में स्थित था? वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात राज्य में, देन आपका आंसर सही है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी? जल्दी से बताइएगा, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद तुगलक, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अचानक अपनी राजधानी को दिल्ली के महाराष्ट्र के देवगिरी ले जाने का फैसला किया और बाद में उसने दौलताबाद उसका नाम रख दिया। यानी क्या याद रखना है? देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो था, है ना, इसने अचानक अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है पहले ये महाराष्ट्र के देवगिरी ले गया, ठीक है, देवगिरी ले गया। अब इसने देवगिरी का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया था इसने बाद में? दौलताबाद, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अब याद रखिएगा बच्चों, इसको सनकी बादशाह कहते थे, इस सनकल था, ठीक है, सनकी कहते थे या इसको पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पागल बादशाह, ठीक है, पगलेट था। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का जो है इनमें से कौन सा स्रोत नहीं होगा? यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या नाबार्ड या राज्य वित्तीय निगम या यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं माना जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भारत औद्योगिक वित्त निगम, अगर मैं आपसे पूछूं भारत औद्योगिक वित्त की स्थापना कब हुई थी, क्या जवाब दीजिएगा? भारत औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना, वित्त निगम की स्थापना याद रखना है बच्चों। तो ये कब हुआ था? तो आप लोग याद कर सकते हैं 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सार्वजनिक या निजी या सरकारी क्षेत्रों के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाना, यानी उनको कर्जा एक तरह से उपलब्ध करवाना, ठीक है, याद रखना है। देखिए बात आई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? प्रथम योजना था, दूसरी योजना, चौथी योजना या वार्षिक योजना? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जो है कीमत का स्तर एकदम से घट गया?
तो जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट याद कर लेना है कौन सी योजना थी, चौथी योजना थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।